हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड आउट करेंगे फरवरी माह के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस। इसमें हमने आज पहला क्वेश्चन उठाया हुआ है, इंग्लैंड की पहली रानी कौन थी। तो इंग्लैंड की पहली रानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो थी वो पहली रानी थी। एक्चुअली में इंग्लैंड में जो रानी का जो शासन जो चलता है, इससे पहले इनका महाराजा हुआ करते थे, जैसे किंग जॉर्ज थे, वो किंग जॉर्ज फिफ्थ पंचम, उसके बाद किंग जॉर्ज सिक्स्थ, ऐसे थे। तो इनका और एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ जो थे, इनकी जो शादी हुई थी, तो शादी के बाद इनका लड़का नहीं हुआ था, इकलौती लड़की हुई थी, ठीक है। उसका नाम जो इनने रखा था क्वीन एलिजाबेथ। तो नाम जो होते थे इनके सिमिलर ही रखते थे, जैसे राजा का नाम किंग जॉर्ज पाँच था महाराजा का, तो उसके बाद उनका जो बेटा हुआ था उनका नाम किंग जॉर्ज सिक्स्थ। वैसे उनकी जो वाइफ थी उसका नाम क्वीन एलिजाबेथ, और उनकी जो बेटी हुई क्वीन एलिजाबेथ टू, उनका नाम था। तो वो पहली महारानी थी। तो ये पहली महारानी थी इंग्लैंड की। सेकंड, ये आप देख पा रहे अभी इसको, इनके बेटा है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का, ये वाले, और ये उनकी बहू है। कोहिनूर हीरे से जुड़ा क्राउन किंग जॉर्ज की ताजपोशी के लिए बना था। ये किंग जॉर्ज जो है, ये इनका नाम किंग जॉर्ज है। महाराजा रणजीत सिंह को ये हीरा अफगानिस्तान के अमीर ने गिफ्ट में दिया था। तो ये रणजीत सिंह महाराजा जो भारतीय थे, तो इनने गिफ्ट किया हुआ था, और अफगानिस्तान से उन्हें गिफ्ट किया गया था। ये आप देख पा रहे, ये आपके पास जो भी एलिजाबेथ टू द्वितीय वाला, इनकी एज लगभग 90 प्लस है मतलब, और ये इनके बेटे, और ये उनकी पत्नी। तो चार्ल्स नाम है इनका। चार्ल्स के किंग बनने पर महारानी होगी केमिला, ये केमिला इनका नाम है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने किया ऐलान, मतलब इनने ऐलान किया कि आगे जब मैं नहीं रहूँगी तो उसके बाद महारानी का जो खिताब दिया जाएगा इन्हें दिया जाएगा, केमिला को, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं। महारानी द्वितीय ने अपने शासनकाल में 70वें वर्षगांठ के अवसर पर, अभी इनको 70 साल पूरे हो गए, लगभग ये 25 साल से ये अभी इनकी अगर 90 उम्र होगी तो तब से लेकर के मतलब ये महारानी का खिताब इन्हें दिया गया हुआ। और उसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कहा कि वो लोगों से मिलने वाली वफादारी और स्नेह के लिए सदा के लिए आभारी है, और उन्होंने कहा कि ये वह जानती है कि भविष्य के राजा और उनकी पत्नी को समान समर्थन मिलेगा। वो आगे के लिए कामना कर रही है कि उनके बेटे और बहू को भी आगे बराबर में ही जो वहाँ की जनता है वो सपोर्ट करेगी, प्यार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोकलैंड द्वीप समूह जो है वो कहाँ की राजधानी, सॉरी, फोकलैंड द्वीप समूह की राजधानी क्या है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो स्टैनली इसकी राजधानी है। स्टैनली जो आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना की तट से लगा हुआ एक जगह है। जैसे इस साइड अर्जेंटीना है तो इस साइड आपका या फोकलैंड द्वीप समूह है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के साथ में ये जगह है। इसको लेकर के अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो यूके है, तो यूके और इनके बीच में, अर्जेंटीना के बीच में विवाद चल रहा है। दक्षिण अमेरिका व्यापारिक समूह मार्कसर ने कहा है कि वो अपने बंदरगाहों पर उन जहाज़ों को नहीं आने देगा जिन पर फोकलैंड द्वीप समूह का झंडा लगा हुआ है। ये दक्षिण अमेरिका जो द्वीप समूह है, दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप है उसके अंदर आता है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना ये उनने वहाँ का जो व्यापारिक समूह है मॉर्केसर, तो उनने कहा कि जो जिन जहाज़ों के ऊपर फोकलैंड द्वीप समूह का झंडा है, ये है आपका वो द्वीप समूह, ठीक है,
फोकलैंड द्वीप समूह जो है, तो वो हम जिनके जहाज़ों के पूरे मतलब यानी कि एक तरह से सिंपल सी बात है कि इनके व्यापारिक तरीके से जो ब्रिटेन यहाँ पर काम कर रहा है उन उस काम को करना नहीं देना चाहते हैं। अर्जेंटीना और यूके हालांकि जैसे काफ़ी दूर है मतलब, लेकिन यहाँ पर इनने ये द्वीप जो है इनके अंडर है। इनके बीच में अर्जेंटीना लंबे समय से फोकलैंड द्वीप समूह, जिसे वो लास माल निवास कहते हैं फोकलैंड को, पर संभवतः का दावा करता है। अर्जेंटीना बोलता है कि ये जगह मेरी है ना फोकलैंड, और यूके बोलता है कि ये मेरी है। तो इसके ऊपर विवाद चल रहा है। ब्रिटेन के पास 1830 के दशक से, और उसका कहना है कि इन द्वीप समूह के भविष्य पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। इन द्वीप समूह के लिए ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच 1982 में युद्ध भी हुआ था। ठीक है, 1982 में युद्ध हुआ था। फोकलैंड द्वीप समूह का झंडा 25 जहाज़ों पर लहराता है, जिसमें से अधिकतर मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो जहाज़ यूज किए जाते थे उनके ऊपर अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका बोल रहा है, जो अर्जेंटीना जिसके अंदर आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर अर्जेंटीना आता है। तो फोकलैंड के जो जहाज़ है, जिन जहाज़ों 25 जहाज़ों के ऊपर जो फोकलैंड का झंडा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो उनको मना कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते एक तरह से। तो उरुग्वे के बीच में क्या है ना, ये ओशन है, समुद्र है। ठीक है, उरुग्वे के राष्ट्रपति जोके मुजिका का कहना है कि हम ब्रिटेन के खिलाफ नहीं, लेकिन हम अर्जेंटीना के पक्ष में भी है। तो ये पूरा का पूरा इसमें पॉलिटिक्स मतलब चल रही है। और ये तेल के रिगार्डिंग यहाँ से बोल रहे कि तेल भी जो निर्यात किया जाता है, तो एक मेन जगह है ये आप ये दिखाया गया हुआ चित्र में अच्छे से। फोकलैंड, ये फोकलैंड आइलैंड जो है आपका द्वीप समूह जो है, और ये अर्जेंटीना है। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम यूके जो है जाके यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं फोकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे का समर्थन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने चीन को फटकार लगाई हुई है। तो इस द्वीप समूह को अर्जेंटीना की भाई ये अर्जेंटीना का है, तो इसके लिए यूके ने क्या किया, चीन को फटकार लगाई। मतलब चीन वालों ने भी मतलब एक तरह से अर्जेंटीना का पक्ष लिया है कि ये फोकलैंड द्वीप समूह जो है वो आपका है। क्योंकि अभी जो हाल ही में 32 कंट्रीज़ जो के जो हेड थे या फिर जो भी एक एक सदस्य अभी चीन में पहुंचे हुए थे, तो चीन में अर्जेंटीना के वहाँ से में भी प्रधानमंत्री जो भी है, तो हेड जो प्रेसिडेंट है वहाँ से आए हुए थे। तो उनने वहाँ पर बात की होगी, और उस बेस पर उन्होंने क्या कर दिया, अर्जेंटीना की साइड ले लिया और फोकलैंड को बोल दिया कि ये आपका हिस्सा है। तो इस पर यूके की टिप्पणी आई हुई है। नेक्स्ट, फोकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे पर समर्थन करने के लिए यूके ये इस तरह से ट्वीट किया हुआ है कि यूके ने फोकलैंड की संभवतः पर किसी भी प्रश्न को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। परिवार के हिस्सा और आत्मनिर्माण के अधिकार की रक्षा करेगी। चीन को फोकलैंड की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। उसने कहा ये सारा का सारा चीन ने ये बताया हुआ था कि ये आपका यूके का हिस्सा है, ये उन्होंने रिप्लाई में किया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन आपका, हाल ही में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग ने जे.एंड.के के चुनावी मानचित्र में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव किया है। परिसीमन कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 2021 में शुरू किया गया हुआ, जून 2021 में। इसमें इन इट्स interim reports, the Jammu and Kashmir Demolitions Commission has proposed significant changes to the electoral map of J&K. When was the delimitation exercises started? तो ये आपका पूरा का पूरा मसला ही इस तरह से है कि जैसे J&K जो है, पहले J&K जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख, ये तीनों जो थे वो एक स्टेट के रूप में काम कर रहे थे जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग। तो उसके बाद क्या हो गया हुआ, यहाँ पर दोबारा से आपका कि विधानसभा जैसे यहाँ से एमएलए जो है कितने एमएलए खड़ेंगे, किस तरह से कितनी सीटें होगी एमएलए की, तो वो सारा का सारा क्लियर किया जा रहा है दोबारा से। ठीक है, तो अभी
इसको लेकर के ये आप देख सकते हैं। हाल ही में अंतरिम रिपोर्ट में जेएनके परिसीमन आयोग ने जेएनके के चुनावी मानचित्र में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है। तो इसमें क्या रहा है, परिसीमन की प्रक्रिया तेज गति से हो और सभी राजनीतिक दल इसमें सहयोग करें ताकि विधानसभा चुनाव हो सके और चुनावी सरकार चुन जाए और सरकार चुन जाए। ये जब कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने बात की, उस टाइम की बात है ये, उस टाइम की ये आप न्यूज़पेपर पर क्रॉप करके लिया गया। ये एक परिसीमन आयोग में जम्मू कश्मीर के 5 सांसदों को जोड़ा गया है। इनमें 2 सांसद भाजपा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी भी है। तो पीडीपी आयोग से बात के पक्ष में नहीं। ये थोड़ा उसके बारे में डिटेल में हाल ही में ये जेएनके परिसीमन बदलाव का प्रस्ताव दिया है। परिसीमन का ये डिटेल आप रीड आउट कर सकते हैं। आयोग ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दिए गए जनादेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ा है। ये 7 विधान, जिनमें से इनकी ताकत 87 से बढ़कर 90 हो गई है। अंतरिम रिपोर्ट के जम्मू प्रांत के लिए 6 सीटों की वृद्धि के प्रस्ताव, निर्वाचन आयोग के लिए 43 कश्मीरी सीट, प्रांत के एक सीट की वृद्धि, सीटों की संख्या को 47 तक ले जाना, तीनों क्षेत्रों को लगभग एक दूसरे के बराबर लाना। एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जम्मू से 43 सीटें आई हुई है और कश्मीर से 47, ठीक है। तो टोटल मिला करके 80 सीटें आपकी यहाँ पर शो, 90 सीटें जो आपकी शो हो रही है, ठीक है। तो इसमें 7 सीटें बढ़ने का दावा कर रहे हैं। तो इसमें जो 4 सीटें लद्दाख की थी, पहले हमारे पास 87 सीटें हुआ करते थे, तो जो 4 सीटें लद्दाख की थी, अब लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो 4 सीटें वहाँ से बढ़ गई और 3 सीटें ये वाली बढ़ा दी। तो पहले 87 थी, अब 3 सीटें ऐसे बढ़ गई। और अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जो सीटें हैं ये जम्मू वाले एरिया ज़्यादा है, मतलब यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो जम्मू में जो एमएलए की नंबरिंग है वो 43 सीटें आ रही जम्मू के लिए और 47 सीटें जो है वो कश्मीर के लिए दी जा रही है। तो उसके ऊपर थोड़ा विवाद चल रहा है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में कानून और न्याय मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के किस अधिनियम में संशोधन करने की योजना नहीं बना रहा है। तो ये 1951 एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा जैसे वीडियो लंबी ना बने, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर देखने का किसी के सामने वाले का मन भी नहीं होता है। तो थोड़ा मैं जल्दी में बोल रहा हूँ, तो आप बाकी इसका पीडीएफ जो है वो आगे खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ा बड़ा लेवल पर गैस आपको पता लग जाए कि क्या 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 चल रहा है, मतलब ये वाला अभी हाल ही में कानून और न्याय मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने की कोई योजना नहीं बना रहा है। तो ये कानून मंत्री ने कहा है अभी 1951 के में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है ताकि देश के सभी निर्वाचन निकायों के लिए एक समान मतदाता सूची एक साथ चुनाव करवाया जा सके। ऐसा प्लान चल रहा था ना कि कॉमन ये इलेक्टोरल रोल के तहत लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए केवल एक मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। कुछ राज्य कानून SEC इलेक्शन कमीशन आयोग जो है आपका, तो उसमें को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग के मतदाता सूची का उपयोग करने और उधार लेने की अनुमति देते हैं। तो मोस्टली ये बोलते हैं कि जैसे आप क्या किया जाए, तीनों चुनाव एक साथ करवाया जाए, जैसे लोकसभा के, राज्यसभा के, MPs के, ठीक है, MLA के, और जो आपका परिषद के या फिर आप पंचायत लेवल पर आपके प्रधान के जो होते हैं उसके, ये तीनों चुनाव एक साथ
करवाया जाए, लेकिन ऐसा न्याय मंत्री और कानून मंत्री ने अभी बात की कि ऐसा नहीं है, अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया, ना तो ऐसा होगा भी, संशोधन कुछ नहीं होगा इस तरह से। इस तरह से करने से क्या होगा, पहले जो स्टेट्स, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं, मान लो ये 2 चुनाव जो करवाए जाते हैं, ये 2 चुनाव तो होते हैं आपका जो केंद्र की तरफ से केंद्र करवाता है, ठीक है। और जो प्रधान या परिषद वाले जो चुनाव होते हैं ये आपके स्टेट करवाती है, इसके जो चुनाव करवाते हैं स्टेट का इलेक्शन कमीशन वाले करवाते हैं, और ये वाला जो होता है वो आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वाले करवाते हैं। तो उनका अभी एक साथ ये चीज़ नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें ये मेनली बात ये बनती है कि आखिरकार अगर सब चुनाव एक साथ करवाया जाए तो चुनाव को लेकर के, ठीक है, प्रचार को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर के एक मुद्दा ये बनता है कि कौन किसका प्रचार करेगा, एमपीज का कौन करेगा, फिर एमएलए का कौन करेगा, तो और बीच नीचे जो प्रधान बनेंगे आपका पंचायत लेवल पर कौन वो करेगा, प्रचार करेगा। अब जब एमपीज के लिए चुनाव होंगे तो एमपीज अपने लेवल पर उस हिसाब से प्रचार कर सकते हैं, एमएलए अपने लेवल पर कर सकते हैं, प्रधान, क्योंकि क्या होता है कि अब एमपी जो है प्रधान लेवल का तो चुनाव के लिए प्रचार नहीं कर सकता ना, कि प्रधान आपका एमपीज के लिए चुनाव का प्रचार नहीं कर सकता है कि हम प्रधानमंत्री, अब प्रधान जो है प्रधान बन गया तो वो प्रधान यही बोल सकता अपने लिए कि मैं प्रधान बन गया तो कल को आपकी पंचायत के लिए या अपनी पंचायत के लिए ये करूँगा वो करूँगा। जो एमपीज होगा, जो कल को संसद बन के जो लोकसभा में जाएगा, ठीक है, तो वो उस हिसाब से बात करेगा कि मैं आगे संसद बन जाऊंगा तो ये करूँगा, तो ये चीज़ें रहती है इसमें। तो अभी इसको लेकर के कोई फैसला नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में न्यूयॉर्क में आदमकद महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ा गया है, किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये 1986 की बात है। तो ये आपके शनिवार को न्यूयॉर्क में ये घटना हुई है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के पास यूनियन स्क्वायर में, जहाँ में यहाँ स्थित महात्मा गांधी की एक आदमकद कांस्य प्रतिमा की को शनिवार को भारत में महान वाणिज्य दूतावास ने घृणित बताते हुए तोड़फोड़ की, जिससे भारतीय अमेरिकी समुदाय में सदमा और निराशा फैल गई। न्यूयॉर्क में भारत के महा वाणिज्य दूतावास ने कहा कि घटना शनिवार तड़के उस समय हुई जब कुछ अज्ञात लोगों ने प्रतिमा को विरूपित किया। इसका कारण, इसने कहा, वाणिज्य दूतावास इस बर्बरता के कृत्य को कड़े शब्दों में निंदा करता है, ये कहते हुए कि मामला स्थानीय अधिकारियों के पास उठाया गया है। तो ये आपका न्यूयॉर्क में ये घटना हुई है। एक्चुअली एक कांस्य की मूर्ति थी, ठीक है, तो कांस्य मूर्ति, अब सबसे बड़ी बात इनको प्रॉब्लम क्या होती है कि कई ऐसे मेंटलिटी वाले लोग भी होते हैं जिनको, जैसे अब उस पत्थर की मूर्ति से बेचारे से भी प्रॉब्लम है उनको भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं उनको बार बार मूर्ति अगर दिख रही है, शायद उनको ऐसा लग रहा है उनके मन में घृणा से तैयार करवा रहे, कुछ नफरत से, उनको क्या पता कोई महात्मा गांधी के बारे में शायद कुछ पढ़ा हो उनको कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ महात्मा गांधी की क्वालिटी थी, तभी ये आज यहाँ पर पहुँच गए। जो खुद फॉलो नहीं कर पा रहा हो महात्मा गांधी को, शायद इस वजह से ने ऐसा कुछ किया हो। नेक्स्ट आपका, चलो ये मेरा यूट्यूब चैनल का आ गया, ठीक है, और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, आप वीडियो को शेयर करते रहे, आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो आगे भी आप शेयर करते रहना वीडियो को, ठीक है। हाल ही में किसने सबसे पहले खादी संस्थान खादी एम्पोरियम का लाइसेंस रद्द किया हुआ, तो KVIC ने ये लाइसेंस रद्द किया हुआ।
इसमें आप हु रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ द ओल्डेस्ट खादी सब ये ओल्डेस्ट खादी इंस्टीट्यूट खादी एम्पोरियम। ये बहुत बड़ी बात है कि पुराना ये आपका खादी संस्थान था, तो खादी संस्थान को क्यों रद्द किया गया हुआ, KVIC ने सबसे पुराने खादी संस्थान खादी एम्पोरियम का लाइसेंस रद्द किया। इसका रीज़न है कि इनने बीच में एक्चुअली ये मुंबई में खादी एम्पोरियम सबसे पुराने खादी संस्थानों में से एक को खादी और एम्पोरियम आयोग KVIC के को उत्पादन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हुआ। मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ जो मेट्रोपॉलिटन इंश्योरेंस हाउस में प्रतिष्ठित खादी एम्पोरियम चला रहा है, जो कि 1954 में से मुंबई में डॉक्टर DN सिंह रोड पर स्थित एक विरासत भवन है, और इसके ग्राहकों को दावा है कि कौन कौन है। KVIC जिसके हाल के वर्षों में नकली गैर खादी उत्पादों की बिक्री के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया है और नए खादी एम्पोरियम को खादी प्रमाणन रद्द किया हुआ। ये जो था जीरो टॉलरेंस मतलब यानी कि इनने नकली ये चीज़, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से निकल कर के आ रहा है कि इनने जो उत्पाद जो सेल कर रहे थे तो उसमें मिलावट वाला काम था, मतलब यानी कि जो आप प्रॉपर इस धागा यूज होना था वो धागा यूज नहीं किया जा रहा था। तो ये सारा का सारा है। इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बीन लेड रिसेंटली? तो ये आपका जयपुर में है। अभी इसकी आधारशिला रखी गई है, इस तरह से बनेगा। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। तो इसमें आप रीड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड भी हमारे भारत में ये, ठीक है, जो कि आपका मोटेरा जिसे नाम दिया जाता था, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बना हुआ है। और दूसरा जो है वो आपका बाहर ये ऑस्ट्रेलिया में है, और तीसरा फिर से अभी भारत में बनेगा। करीब 70-75 हज़ार लोग यहाँ पर दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। जयपुर दिल्ली बाईपास पर शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत, ये सारा का सारा आप रीड आउट कर सकते हैं। ये अंडर-19 विश्व कप 2022 सौरव गांगुली जय शाह टीम इंडिया की जय, ये 40 लाख का इनाम घोषित। प्रधानमंत्री गहलोत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, आज राजस्थान क्रिकेट के लिए एक सुनहरा अवसर है। ये सारे के सारे आप PDF के थ्रू, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर आप रीड आउट भी कर सकते हैं। एक्चुअली बीच में आवाज़ बहुत करता, तभी मैंने साइलेंट मोड पर रखा हुआ। एक नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर, बीच में थोड़ी सी ऐड जो है वो खुद ही बना के रखी हुई इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका आ रहा है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम परिवर्तन को मंजूरी दे दी है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द नेम चेंज ऑफ हाउ मैनी प्लेस इन मध्य प्रदेश। तो ये 3 आपके प्लेसेस के नाम जो है मध्य प्रदेश में चेंज किए जाएंगे। तो इसके बारे में रीड आउट करेंगे। आपके मध्य प्रदेश में अभी 3 जगहों के स्थानों के नाम, होशंगाबाद को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कंडेश्वर धाम, और बादई को माखन नगर के नाम से नामित करने की मंजूरी दी है। शिवराज चौहान जो यहाँ के CM है, उनने मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने का जो प्रस्ताव रखा है, ये गृह मंत्री द्वारा अभी नाम बदलने की मंजूरी जो है गृह मंत्रालय द्वारा होम
दी गई थी, ये वाली के बारे में जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव रखा? तो ये 400 ट्रेनें हैं। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रपोज्ड टू डेवलप एंड बिल्ड हाउ मैनी न्यू वंदे भारत ट्रेन्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो 3 सालों के अंदर बहुत है 400 ट्रेनों का टारगेट। ठीक है, तो इस तरह से अब ये ट्रेन होती है, ये चित्र आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में, ये आपका स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अर्ध उच्च गति स्वचालित, लगभग इसकी जो ये बता रहा है ना, उच्च गति अर्ध उच्च गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से स्पीड होती है इसकी। जैसे राजधानी ट्रेनों की शुरुआत के बाद से गति और यात्री सुविधा के मामले में भारतीय रेलवे के लिए अगली बड़ी छलांग के रूप में जाता है। पहले वंदे भारत का निर्माण एग्रीकल्चर कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लगभग 100 करोड़ के रूप में लागत किया गया था। वंदे भारत अगले लोकोमोटिव द्वारा ढोए जाने वाले यात्री कोचों की प्रारंभिक प्रणालियों की तुलना में ट्रेन सेट तकनीक के अनुकूलन का भारत का पहला प्रयास था। ये कम ऊर्जा की खपत करता है और ट्रेन संचालन में अधिक लचीलापन है। ये काफ़ी मतलब यानी कि हेल्पफुल है। और इसके बारे में और क्या क्या बता रहा है, वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चालू है, एक नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और दूसरी है नई दिल्ली और कटरा के बीच। तो 2 अभी तक भारत में चल पड़ी है। तो 400 नई ट्रेनों में बेहतर दक्षता होगी और रेलवे इनमें से कई ट्रेनों को स्टील के बजाय एल्युमिनियम से बनाने का विचार कर रहा है। ठीक है, एक एल्युमिनियम बॉडी वर्तमान वंदे भारत की तुलना में प्रत्येक ट्रेन सेट को लगभग 40 से 80 टन हल्का बना देगी। इसका मतलब ऊर्जा की कम खपत के साथ साथ बेहतर गति क्षमता होगी। नेचुरल सी बात है, जब हम स्टील की जगह पर एल्युमिनियम के बनाएंगे, एल्युमिनियम जो होगा वो हल्की धातु है, तो हल्की धातु होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है ट्रेन का वजन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन का वजन कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका वही चीज़ आप बता रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें खर्चा कितना आएगा? 50,000 करोड़ की संभावित निवेश, इतना लगभग आइडिया दिया जा रहा है। ठीक है, 2018 की कीमत पर 16 कारों के प्रति ट्रेन सेट 106 करोड़ रुपए का बनाया जा रहा है। यहाँ ये वर्तमान योजना के अतिरिक्त आता है। 2023 में स्वतंत्रता दिवस तक पूरे भारत में 75 वंदे भारत चलाने में सक्षम होगा। मतलब अगले साल 2023 तक 15 अगस्त तक भारत का ये प्लान है कि 75 वंदे जो ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन जो है वो कम से कम चलनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन ऑयल ने किसे हाल ही में रिफाइनरों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया हुआ है? तो शुक्ला मिस्त्री को आप इनने नियुक्त किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इंडियन ऑयल ने शुक्ला मिस्त्री को रिफाइनरों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। एक चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सट MPTPA रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी काम करेंगी, जो महाराष्ट्र में एक रिफाइनरी परियोजना है। ये महाराष्ट्र में ये यहाँ पर भी काम करेगी। साथ ही साथ इनने 3 प्रमुख सरकारी तेल और गैस कंपनियों की संयुक्त उद्यम कंपनी IHBL के बोर्ड में गैर सरकारी कार्यकारी निदेशक के रूप में भी बने रहेंगे। इंडियन ऑयल की निदेशक डायरेक्टर के रूप में जो इंडियन ऑयल की 9 रिफाइनरी और
पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के कारोबार और संचालन का नेतृत्व करेगी। तो एक आगे के लिए लगभग 5 सालों के लिए अब यहाँ पर इस पद पर रहेंगे। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी की जयंती मनाई गई है, उनका नाम क्या है? तो रिसेंटली द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भीमराव अंबेडकर वाइफ हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। व्हाट इज हर नेम? तो रमाबाई अंबेडकर उनका नाम था। तो ये उनकी धर्मपत्नी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यार से अम्माबाई अंबेडकर जयंती। रमाबाई भीमराव अंबेडकर को प्यार से रमई या माँ राम के रूप में याद किया जाता है। तो इनकी जो पत्नी है रमाबाई भीमराव अंबेडकर को प्यार से रमैया माँ राम के रूप में याद किया जाता है। अपनी विनम्रता, लचीलापन और करुणा के कारण जाने जाने वाली वह भारतीय विविधता और अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव की पहली पत्नी थी। रमाबाई सामाजिक न्याय के अग्रदूत और संविधान के निर्माता के लिए एक महान प्रेरणा और समर्थन के स्रोत थी। वह उनका लचीलापन था जिसने अम्बेडकर के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो ये आपका 6 फरवरी को मनाया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल लेवल पर यह दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को। इन दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति को मिटाने के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित किया जाता है। ये महिला जननांग विकृति को मिटाने के लिए उनके प्रयासों को प्रायोजित किया जाता है। इस पहली बार 2003 में पेश किया गया था। इस वर्ष महिला के लिए जीरो टॉलरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना। तो ये इस बार की थीम है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट जो आपको इसकी PDF जो मिलेगी, जो थोड़ा मैं फास्टली बोल रहा हूँ ताकि जो वीडियो है वो छोटी बन जाए। तो आप PDF जो है वो यहाँ से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो आप रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ है? स्वराज्यता, ये होना था, स्वराजता। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये आपका स्वराजबिलिटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने स्वराज एबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, ठीक है, संचालित एक जो पोर्टल है जो विकलांग लोगों को प्रशासनिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करता है करेगा मतलब आगे भी। ये ऐप नौकरी चाहने वालों के प्रोफाइल का विश्लेषण करेगा और उन कौशलों को सुझाव देगा जिनकी उन्हें पात्र बनने की आवश्यकता होगी। इस चुनौती को संबोधित करने वाला यह ऐप आबादी के इस कमज़ोर वर्ग की मदद करेगा जो डिसेबल्ड है। उनके लिए ये स्वराज एबिलिटी का ये बीटा संस्करण बताया गया हुआ है। हाल ही में किसे NCERT का नया निदेशक बनाया गया हुआ है? तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को इस पद पर चुना गया हुआ है NCERT ने। तो ये NCERT के नए निदेशक बनाए गए, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट आप प्रोफेसर दिनेश सकलानी का
प्रोफेसर देश सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुष्ठान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का एक नया निदेशक नियुक्त किया गया हुआ। उन्हें ऋषिकेश सेनापति का स्थान दिया गया। उन्होंने 1 साल पहले ही अपना कार्यकाल समाप्त किया था। तो अभी जो रिटायर हुए थे ऋषिकेश तो सेनापति, तो उनका स्थान जो है अभी लिया गया हुआ है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी के द्वारा NCERT के नए अध्यक्ष के रूप में। नए निदेशक का पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तब तक के लिए नियुक्त किया गया। और ये आगे लगभग 5 साल के लिए कम से कम तो रहेंगे आगे में भी शायद। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका आ रहा है, किस राज्य सरकार ने ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम शिक्षालय लॉन्च किया हुआ है? ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम प्राय शिक्षालय, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल ने भी अनाउंस किया हुआ है। पश्चिम बंगाल ने ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम पर ये परीक्षालय लॉन्च किया हुआ है। इसमें इसका प्लान क्या है कि बाहर खुले में आप जैसे 1st से 5th तक के बच्चों को आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। ये इसके बारे में आप प्रोग्राम शुरू किया हुआ। इस परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूलों को खुले में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार परीक्षालय के छात्रों को मध्याह्न भोजन की भी उपलब्ध कराएगी। पैरा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इस परियोजना का हिस्सा होंगे। वो कक्षा 1 से 5 के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। तो इसमें 1st से 5th तक के बच्चों को शिक्षा भी साथ साथ दिन का जो मिड डे मील है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए काफ़ी है। मे भी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको लगता है वो आपको माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर एक एक क्वेश्चन के जैसे आप क्वेश्चन ले रहे हो क्वेश्चन को, फिर उसका जैसे ये आंसर आ रहा है यहाँ पर, इसमें भी आंसर दे रहे हैं आप, फिर एक डिटेल में आ रहा है। तो ये इसलिए भी मैं कर रहा हूँ। आपको 2-2 3-3 बार बताने पर क्या हो जाता है कि जो जानकारी है वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने से आप जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो 1-2-3 बार जब नाम दिया जाएगा किसी जानकारी के बारे में बताया जाएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़, ठीक है। एक ही बार अगर आप वीडियो देख लेंगे ना तो ये क्वेश्चन दिन के 15 क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहा है तो आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। आप आगे शेयर करते रहना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।